तुहिन सिन्हा बोलिए। और तुहिन सिन्हा, ये जो विपक्षी सांसद और सारे गठबंधन के नेता, विपक्षी गठबंधन के नेता, ये जो संविधान की किताब ला रहे हैं, आलोक जी बता रहे हैं क्यों ला रहे हैं? क्योंकि संविधान को बचाने की लड़ाई उनकी जारी है, जारी रहेगी। क्या दिक्कत है उसमें? देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक विकृत प्रकार की पात्रता है, एंटाइटलमेंट है, जिससे वो लाख चाहकर भी उभर नहीं पा रही है। देखिए, जब ये सत्ता में थे तो ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर इन्होंने संविधान की हत्या की थी। मौलिक अधिकार जो लोगों का था उसको तो लिया ही, छीना ही था। कोर्ट के भी अधिकार छीने थे कि कोर्ट भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर जो कोर्ट के पावर्स थे, उस लिमिटेड जजमेंट देने, जो पावर्स थे जजमेंट देने के, उनको भी सीमित किया था। और अब जब ये विपक्ष में है तो रिवर्स गियर में वही मानसिकता के साथ संविधान को लेकर तरह तरह के झूठ फैलाते हैं, डॉक्टरेट वीडियोस फैलाते हैं, ईवीएम पर देश के संस्थाओं पर जो है संशय पैदा करना चाहते हैं। इनको जॉर्ज सोरोस द्वारा की संस्था के द्वारा फंडेड संस्थाएं जो हंगर इंडेक्स और करप्शन इंडेक्स के जो डेटा निकालती, उन पर ज्यादा विश्वास है, लेकिन देश की संस्थाओं पर इनको विश्वास नहीं है। देखिए, संविधान की कॉपी को हाथ में लेकर घूमने की जरूरत उनको पड़ती है जो संविधान पढ़े ना हो या जिनको संविधान का सार समझ में नहीं आया हो। आज मैं कांग्रेस पार्टी को चैलेंज कर रहा हूं, अगर इतनी ही परवाह है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कल राहुल गांधी और खारगे जी माफी मांगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, जो इस देश के मौलिक अधिकारों पर सबसे बड़ा प्रहार था, जो इस देश को कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी से पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी तक सीमित कर दिया था। जब जनता पार्टी की सरकार आई थी उसके बाद तो 43rd, 47 और 44th अमेंडमेंट के द्वारा उस दुष्कर्म को जो है रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन नंबर के अभाव में वो नहीं हो पाया था। तो आज कांग्रेस पार्टी माफी मांगे, तब हम समझेंगे कि इनकी नीयत साफ है। देखिए, ये जो बार बार ये कहते हैं कि मोदी जी को अधिकार नहीं है, ये अनैतिक सरकार है, 1/3 प्रधानमंत्री है। अरे 240 सीटें जो हमें मिली है, इनको पिछली बार जो है 1984 में मिली थी। तो किस बात की गुरूर में, किस बात की जो है भ्रम में जी रहे हैं ये लोग। ओके, और तुहिन जरा ये भी बता दीजिए, प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि ड्रामा नहीं चाहिए, क्या विपक्ष के विरोध को, प्रदर्शन को, प्रोटेस्ट को आप ड्रामा कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, विरोध का एक कारण होता है। अगर आप रोज जो है विरोध करने लगे और आपको कारण ही नहीं पता है किस बात पर विरोध कर रहे हैं। प्रो टेम स्पीकर जो है, देखिए, अगर रूल्स जो है थोड़े से नॉन स्पेसिफिक हो प्रो टेम स्पीकर को लेके, तो कन्वेंशन और प्रेसिडेंट जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 2014 में 16वें जो लोकसभा में कमलनाथ जी को जो है प्रो टेम स्पीकर बनाया गया था। अगर आप लगातार कंटिन्यूटी में जो है सीनियरिटी को ना देखते तो उसमें जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी को बनाया जाया होता। तो हमेशा हमने विपक्ष को जो है साथ में लेकर काम करने की कोशिश की है। लेकिन अगर विपक्ष बिना बात का रोज प्रोटेस्ट करने लगे, अगर आंदोलन जीवी बन जाए, तो फिर सरकार क्या करे? वो ड्रामा ही होगा ना। ओके, आलोक शर्मा, आलोक जी बोलिए, उसके बाद जा रहा हूं आगे। बोलिए आलोक जी। देखिए, मैं केवल ये कहूंगा 47 अमेंडमेंट में ये हो गया, वो हो गया, सेक्युलर वर्ड जोड़ दिया। क्या देश सेक्युलर नहीं होना चाहिए? और देश सेक्युलर नहीं होना चाहिए तो 10 साल से सरकार पकौड़े तल रही थी। एक बिल क्यों नहीं लाए उसको रिवर्स करने के लिए? कांग्रेस को आरोप देते हो 10 साल से सरकार चला रहे हो, पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हो, एनडीए का गठबंधन लगभग 350 के करीब था। एक सांसद में हिम्मत नहीं हुई कि उस परिवर्तन को वापस रिवर्स करने की बात की जाए। मुझे लगता है कि ये केवल और केवल अपना आपा बचाने की बात है। 10 साल तक जिस तरह से सरकार चली है पूरे देश ने देखा है। 5 साल तक डिप्टी स्पीकर नहीं रहा। इतना सा तो दिल है चिड़िया जैसा इस सरकार का। केवल हिंदू मुसलमान करके सरकार बनाते हैं आप लोग। हमने तो 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनाकर और कैबिनेट में रखा था, लेकिन भाई अपोजिशन जो है स्ट्रांग रहे, लेकिन वो 2 MP कम है, 4 MP कम है, क्योंकि तानाशाह कभी भी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि आज उनको दिक्कत हो रही है। आज वो ड्रामे की और स्लोगन की बात करते हैं। और अभी हमें तुहिन साहब कह रहे थे कि जिसने पढ़ा नहीं हो कॉन्स्टिट्यूशन, ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेकर घूमने वाले लोग हमें बताएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बनाने में भी, उसको एनरिच करने में भी और उसको संभालने में भी।
और 10 साल में आपने उस संविधान को तार तार किया है। इसीलिए आज सारे सांसदों को वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन आलोक जी को दिखाना पड़ा। आलोक जी, ड्रामेबाजी कौन करता है? ड्रामेबाजी वो करता है जो केवल माथा टेकता है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन पर, और फिर जाकर कॉन्स्टिट्यूशन की पार्लियामेंट में धज्जियां उड़ाता है। अच्छा आलोक जी, ड्रामा करता है। ओके आलोक जी, अब छोटा सा सवाल, उसको अगर कम शब्दों में आप जवाब दे पाए तो। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया था वो बैकफायर कर गया, और आपने जो संविधान की बचाने की लड़ाई लड़ी थी, क्या वो चुनाव में काम किया है उसने? क्या उसी वजह से बीजेपी की सीटें 60 सीटें कम हुई हैं क्या? मानक जी 60 नहीं 150 से ज्यादा सीटें नहीं आती। तमाम जांच एजेंसियां इनके काम पर लगी रही 10 साल तक, मीडिया लगा रहा और बेशर्मी के साथ लगा रहा, और इलेक्शन कमीशन ने तो सारी हदें पार कर दी। विपक्ष के साथ लिए सारे कानून थे, सत्ता पक्ष के लिए कोई कानून नहीं था 10 साल तक। किस तरह से पूरी तरह से नहीं, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। नहीं आलोक जी, हर राज्य में आलोक जी मैं दोबारा पूछ रहा हूं। बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं 400 पार का नारा बैकफायर कर गया और वो संविधान से, दलितों से जुड़ गया, और भी बहुत सारे लोग थे, ओबीसी वाले थे, जो उस तरफ चले गए, इंडिया गठबंधन की तरफ। आपको भी ऐसा लगता है क्या कि ये संविधान वाला मुद्दा चुनाव में आपके लिए फायदेमंद रहा और बीजेपी के लिए नुकसानदायक रहा? देखिए मुझे लगता है 400 पार का नारा जिन लोगों ने दिया, उन्होंने 400 पार क्यों चाहिए उसकी व्याख्या भी कर दी। तमाम जो सांसद प्रतिनिधि थे या सांसद जो प्रत्याशी थे, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमें 400 क्यों चाहिए। देश की जनता समझ गई। 10 साल का इनका इतिहास देश के सामने था। तो इसीलिए तो संगीत रागी कह रहे हैं। देखिए, मैंने जब पूछा तो संगीत रागी ने कहा ये इसीलिए संविधान लेकर आए हैं क्योंकि इनको चुनाव जीतने का या सीटें जीतने का, वोट लेने का फॉर्मूला मिल गया है संविधान। इसी मुद्दे पर अब ये आगे अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। आरएसएस वाले मानक 10 सेकंड, मानक 10 आरएसएस वाले लोग तो उनके साथ सरकार बनाई है जिन्होंने संविधान की प्रतियां संसद के बाहर जलाई हैं। तो आरएसएस वाले लोग तो संविधान पे बात करें ही ना। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगे में 2 रंग होने चाहिए, ये लोग भी क्या संविधान की बात करेंगे? संगीत रागी बोल रहे हैं। संगीत रागी बोलिए, जल्दी बोलिए। मानक अच्छा है, संविधान की प्रति ले जाते हैं, लेकिन संविधान में जो भगवान राम का दरबार था, कुरुक्षेत्र का गीता संदेश था, भगवान बुद्ध और महावीर की कॉपी थी, उसको संविधान से बाहर किसने निकाला था? गांधी परिवार ने निकलवाया था ना, नेहरू ने निकलवाया था ना। और तानाशाह उसे कहते हैं। 10 सेकंड लगा देते 10 साल से पकौड़े तल रहे। श्रीमती गांधी ने 25 तारीख को 25 जून को ही इमरजेंसी थोपी थी। और अखबार के संपादक जो है वो एडिटोरियल नहीं लिखते थे, वो पहले पीएम हो जाता था, वहां से अप्रूवल होता था, तब होता था। और आज कह रहे हैं राजीव गांधी ने भी उसको दोहराने की कोशिश की थी। पोस्ट एंड टेलीग्राफ बिल लाया गया था जिसमें किसी को भी शक के आधार पर उसके पत्र को पढ़ा जा सकता था। यदि कोई प्रेयसी अपनी प्रेमिका को भी यदि पत्र लिख रहा था, उस पत्र को भी राजीव गांधी खोल करके पढ़वा सकते थे। ऐसा कानून लाने का तो काम आप ही की सरकार ने किया था। और सर ये मत भूलिए कि हमें यही कहा जाता था, इस टेलीविजन के चैनल पर कहा जाता था, बड़े बड़े टेलीविजन के, आप मनमोहन सिंह को गाली दे दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, अहमद पटेल और गांधी परिवार के खिलाफ आप कुछ मत बोलिएगा, कोई टिप्पणी मत बोलिएगा। ये क्या था सर? ये सेंसरशिप नहीं था। आज तो कम से कम मानक के शो में 4 एक प्रकार के लोग बोल रहे हैं, 2 एक प्रकार के हैं। कम से कम इस डेमोक्रेसी को तो देखिए। जिसको आप मोदी मीडिया कहते हैं, वो भी 3 का कम से कम करता है। एक चैनल हुआ करता था। नहीं देखिए, संगीत रागी 1 सेकंड रुकिएगा। 1 सेकंड पूरा इतिहास संगीत रागी 1 सेकंड। आलोक जी 1 सेकंड रुकिएगा। आलोक जी 1 सेकंड मौका दे रहा हूं। 1 सेकंड, अभी 2 लोग हैं, बोले नहीं है बिल्कुल भी। संगीत रागी और आशुतोष का ना ये खट्टा मिठा एक अजीब ही रिश्ता है। संगीत रागी को जहां मौका मिलता है आशुतोष को लपेट लेते हैं, कहते 4 लोग एक जैसा बोले। आशुतोष जल्दी से बोलिए, जवाब दीजिए, उसके बाद जा रहा हूं राजकुमार भाटी और आनंद दुबे के पास। आशुतोष। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बोलने का कोई हक नहीं है। और अगर आपको ध्यान हो तो जब 1950 की जो डिबेट है उसमें आरएसएस के लोगों ने संविधान के बारे में क्या कहा था, यह इतिहास में उद्धृत है। संविधान को अपशकुन बताया था और यह कहा था कि इसमें भारतीयता नाम की कोई चीज नहीं है और उसको भारत स्वीकार नहीं करेगा। यह आरएसएस की लिखित में है। और दूसरा, 1964 में पुणे की व्याख्यान माला में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पर ज्ञान देते हुए दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, भारत का संविधान भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है।
ये ऑन रिकॉर्ड है। मुझे संगीत रागी जल्दी से, संगीत रागी, बोलता हूं, संगीत रागी जल्दी से, क्विकली। में क्या बात करेंगे? मानक आशुतोष को दोबारा पढ़ना चाहिए। उन्होंने सेंट्रल फेडरलिज्म के संदर्भ में कहा था, वो ये कहा था कि सेंट्रलाइज्ड स्टेट भारत के लिए ज्यादा बेहतर है, और ये तर्क जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। ध्यान रखिएगा आशुतोष, फेडरलिज्म को लेकर के कहा था कि जब जब भारत का केंद्र कमजोर हुआ है, इंडिया हैज लेड टू ओके, अब रुक जाइए, ऑल राइट राजकुमार।